दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफर कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज हम अपनी पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट्स का ओवरव्यू आपको दे दिया था, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल्स हैं उनके बारे में। तो पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 14, वो कहता है, उसमें दो क्लॉजेज है। राइट टू इक्वालिटी का पहला आर्टिकल है, इसमें दो क्लॉजेज है। पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये हमने ब्रिटेन से लिया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने अमेरिका से लिया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बोथ ऑफ दीज डिफर सब्जेक्टिवली। अभी किस प्रकार अलग है इस बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 14 ये कहता है कि आप किसी भी सिटीजन को इक्वल प्रोटेक्शन देने से या इक्वलिटी बिफोर आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, सबके लिए सब कुछ इक्वल है जो भी इंडियन टेरिटरी में है। ठीक है, अब ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है जो कि हमने ब्रिटेन से लिया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ मींस दैट नो वन इज अबव द लॉ ऑफ द लैंड। जो भी कानून है उसके ऊपर कोई भी नहीं होता। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट कहता है। दैट दस इट हैज स्लाइटली नेगेटिव कॉनोटेशन। इसको हम नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो हमने ब्रिटेन से लिया है इसको नेगेटिव कॉनोटेशन माना जाता है। इट मींस दैट लॉ डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, पोजीशन, जेंडर और अदर पर्सनल एट्रीब्यूट्स। दस प्रिविलेज्ड, अनप्रिविलेज्ड एंड अंडर प्रिविलेज्ड आर इक्वल बिफोर लॉ। कोई भी हो, वो पिछड़े तबके का हो, अगड़े तबके का हो, अत्यधिक पिछड़े तबके का हो, किसी को भी स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। वो कहाँ पे पैदा हुआ, उसका जेंडर क्या है और वो पर्सनली कहाँ से बिलोंग करता है, इन बेसिस पे कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य, कोई भी देश, मतलब पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में कोई सा भी पार्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। सबको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। अब जो अगला इसका क्लॉज है जो कि हमने अमेरिका से लिया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये थोड़ा सा हटके है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मींस दैट लॉ प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल दोज हु आर इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन। देखिए यहां पे इसने खेल कर दिया। ये कह रहा है कि हम सबको इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे जो कोई सिमिलर सर्कमस्टांसेस में होंगे। ठीक है, दिस कंसेप्ट इज स्लाइटली पॉजिटिव इन कॉनोटेशन। बोथ इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल, ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है। कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव है। जो अमेरिका वाला है वो पॉजिटिव है, जो ब्रिटेन वाला है वो नेगेटिव है। बोथ इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एम टू एस्टैब्लिश द इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एज एम्बडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो दोनों कॉन्सेप्ट है इनका मेन मकसद यही है कि समाज में समता की भावना को बनाए रखना। फर्दर बिकॉज ऑल पर्सन are not by nature attainment circumstances in the same position, Article 14 provides that states and state can treat different person in differently in circumstances justify such treatment। अब देखिए हर एक की सिचुएशन एक जैसी नहीं हो सकती, हर एक का नेचर एक जैसा नहीं हो सकता। तो कभी कभी राज्य चाहे तो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 14 प्रोवाइड दैट स्टेट कैन ट्रीट डिफरेंट पर्सन इन डिफरेंटली। ठीक है, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से स्टेट ट्रीट कर सकता है इफ सर्कमस्टांसेस जस्टिफाई सच ट्रीटमेंट। अगर वो सर्कमस्टांसेस जस्टिफाई कर सके स्टेट। ठीक है, कि हमने क्यों ऐसा किया। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इसको हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इट सेज दैट प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो अ फेसेट ऑफ इक्वालिटी। मतलब प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है तो वो एक इक्वालिटी का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो कुछ अलग नहीं है। ये था आपका आर्टिकल 14। इसके बारे में थोड़ा अगली स्लाइड में और देखते हैं। ये तो मैं बता ही चुका हूं। आर्टिकल 14 सेज नो पर्सन शैल बी डिनाइड ट्रीटमेंट और इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये मैं पहले बता चुका हूं। अगला इसकी कुछ स्पेशलिटी है। द राइट इज एक्सटेंडेड टू ऑल पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरनर्स। ये सभी के लिए है, वो चाहे इंडियन हो चाहे फॉरनर्स हो। कौन कौन से इंडियंस के लिए, कौन कौन से फॉरनर्स के लिए मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं लास्ट वाली वीडियो में, वो आप जाके देखिए। तो ये जो आर्टिकल 14 है सबके लिए होता है। द राइट इज एक्सटेंडेड टू ऑल पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरनर्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज और एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन। ये हर एक इंसान के लिए है जो भी इसमें दिए गए हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस इसमें कुछ है थोड़े से। एज पर आर्टिकल 361 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज of their power, duties and no
civil or criminal proceeding can occur or continue against them in any court during their term of office। तो ये जो आर्टिकल 61 है इसमें दिया गया है जो प्रेसिडेंट हैं या गवर्नर हैं या आंसरेबल नहीं होंगे अपने कामकाज कैसे चला रहे हैं कैसे क्या कर रहे हैं, ये ऑलरेडी इनको इम्यूनिटी मिलती है। और इसमें क्या इम्यूनिटी मिलती है? एज पर आर्टिकल 361A नो सिविल और कोर्ट प्रोसीडिंग कैन अकर फॉर अ पर्सन फॉर पब्लिशिंग एनी सब्सटैंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट। ये अगर कोई ट्रू रिपोर्टिंग को पब्लिश कर रहा है तो उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा, कोई केसेस चार्जेस नहीं लगेंगे। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे सांसद हैं एमपी हैं, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 105 के तहत एंड स्टेट लेजिस्लेचर 194 के तहत शैल बी लायबल टू एनी कोर्ट प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग said or any vote given by him in the parliament or any committee। तो अगर वो पार्लियामेंट में किसको वोट दे रहे हैं कैसे क्या कर रहे हैं इसके लिए कोई आप कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि वो इनको इम्यूनिटी मिली हुई है, ठीक है, इन दो आर्टिकल्स के तहत, स्टेट लेजिस्लेचर में 194 के तहत और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 105 के तहत। फॉरेन सर्विसेज the foreign sovereigns, rulers, ambassadors and diplomats enjoy immunity from criminal and civil proceedings। जो बाहर से आए हुए जैसे हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस के जो लोग बाहर में जाते हैं वैसे जो बाहर के डिप्लोमेट्स आए हुए हैं यहाँ पे उनको भी इसके तहत इम्यूनिटी दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते जेंडर के आधार पर, वो कहां पैदा हुआ है उस आधार पर या उसका धर्म क्या है उस आधार पर। ठीक है, आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स दैट नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। केवल इस बेस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि वो काला है, वो छोटा है, वो नाटा है, उसकी आंख छोटी है, वो आदमी है, वो औरत है, वो कोई भी है, ठीक है, उसका रिलीजन ये है, वो वहां पैदा हुआ, आप इस चीज पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, आर्टिकल 15 हमें ये राइट प्रोवाइड करता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। सर्टेन प्रोविजन कैन बी मेड फॉर द वुमेन, चिल्ड्रन, सिटीजन्स फ्रॉम एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस फॉर देयर अपलिफ्टमेंट सच एज रिजर्वेशन एंड एक्सेस ऑफ फ्री एजुकेशन। ये कुछ इसमें प्रोविजंस आर्टिकल 15 में दिए गए हैं, जैसे कुछ सिटीजन्स को या बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, जो फीमेल्स हैं, उनकी महिलाएं हैं या चिल्ड्रंस हैं, उनको कुछ उनके अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन वगैरह दिया जा सकता है, आर्टिकल 15 कहता है। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो है ये कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है। आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पब्लिक ऑफिस। किसी भी पब्लिक ऑफिस में अपॉइंटमेंट के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए हर एक इंडियन सिटीजन को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये आर्टिकल 16 कहता है। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसके एक्सेप्शंस कहते हैं देयर आर प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट फॉर एनी बैकवर्ड क्लासेस दैट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विसेज। अब ये जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको स्पेशल इसमें कुछ प्रोविजन दिए गए हैं उनके लिए कि स्टेट चाहे तो उनके लिए लॉ बना सकती है, उनको रिजर्वेशन दे सकती है। ऑल्सो एन इंक्यूबमेंट ऑफ रिलीजन एंड डोमिनेशन डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन में बिलोंग टू द पर्टिकुलर रिलीजन एंड डिनोमिनेशन। कोई मतलब धर्म के बेस पर, कोई रिलीजन के बेस पे इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, उनको भी स्टेट सहायता प्रोवाइड करवा सकती है। ये सब इस आर्टिकल 16 में क्लॉजेस दिए गए हैं। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये जो अनटचेबिलिटी के को अबोलिश करता है, रोकता है, भेदभाव से रोकता है। आर्टिकल 17 अबोलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। किसी भी प्रकार का भेदभाव इससे रोका गया है, आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको कानून के तहत सजा भी हो सकती है। अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी इज डिस्क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। द एक्ट ऑफ ऑफेंस इंक्लूड, ये जो ऑफेंस, ये जो एक्ट है इसमें अगर इसके तहत अगर कोई सपोज पॉलिटिशियन है, वो किसी धर्म विशेष को, किसी जाति विशेष को टारगेट करता है या उसके अगेंस्ट कुछ बोलने की कोशिश करता है तो उसको इलेक्शन लड़ने से भी रोका जा सकता है। लेकिन नेता तो बोलते रहते हैं, उनको सब माफ है हमारे देश में। ये इज जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक, लेकिन ऐसा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा प्रोविजन आर्टिकल 17 कहता है कि कोई भी पॉलिटिशियन अगर ऐसा कोई ऑफेंस करता है कि अनटचेबिलिटी को लेकर तो उसको
उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? प्रीचिंग अनटचेबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब आप किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हार्श कर रहे हो, बोल रहे हो, या दुकान पे होटल पे आने से मना कर रहे हो, या प्रेयर वाले स्थान पे आने से मना कर रहे हो जस्ट बिकॉज वो बैकवर्ड क्लास का है या शेड्यूल कास्ट का है। और आप किसी को हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं दे रहे हो, स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहे हो उसकी कास्ट के बेस पे, तब भी आपको सजा मिल सकती है। अगर आप किसी धर्म के बेस पर या फिलॉसफी के बेस पर भी जस्टिफाई करते हो अनटचेबिलिटी को, तब भी आपको सजा मिल सकती है। या फिर आप किसी इंसान को इंसल्ट करते हो, वो शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब्स का है, या ओबीसी का है, या किसी अन्य बैकवर्ड क्लास का है, आप उसको इंसल्ट करते हो कि आपकी कास्ट ये है, या उसको उसकी कास्ट के नाम से पुकारते हो, तब भी आपको सजा मिल सकती है आर्टिकल 17 के तहत। अगला जो आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल है इक्वालिटी का, आर्टिकल 18, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ये आपको टाइटल लगाने से अबोलिश करता है। आप ऐसे ही अपने नाम के आगे भारत रत्न या पद्मश्री लगाकर नहीं घूम सकते, ठीक है। It prohibits the state from conferring any title on any citizen or a foreigner except a military or academic. मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल बस लगाए जा सकते हैं, जैसे जनरल, मेजर, ये सब टाइटल्स मिलिट्री में मिलते हैं। और एकेडमिक टाइटल्स जो हैं, अगर कोई प्रोफेसर लगाता है नाम के आगे, वो प्रोफेसर है तो वो वैलिड है। लेकिन अगर आप राजा धीराज और कुंवर बादशाह ये सब लगाते हो तो ये इसके लिए आप अबॉलिश किए जा सकते हो, पनिश किए जा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कोई फॉरेनर है, वो कोई टाइटल लेता है इंडिया में आकर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत, तो उसको प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना टाइटल लगाने का अधिकार नहीं है। तो ये आज का मेरा लेक्चर खत्म होता है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक मैंने डिस्कस किया इन स्लाइड्स में। 6 स्लाइड है टोटल। तो अगला जो है, अगले पे हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 19, जो कि है फ्रीडम से जुड़ा हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच से वगैरह से जुड़ा हुआ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।